हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपको जानकारी हो गई है कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है और रेलवे एनटीपीसी में सबसे मेन सब्जेक्ट होता है साइंस, जो कि अंतर पैदा करता है एक एक टैलेंटेड स्टूडेंट, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट और जो ना सिलेक्टेड स्टूडेंट में मेन अंतर साइंस पैदा करती है। तो हम आपको साइंस की सभी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। पहले हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड करेंगे और आपकी साइंस की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवा देंगे, बहुत ही अच्छे से करवा देंगे। चलो, हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको साइंस जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का टॉपिक कोशिका, सेल्स। कोशिका के अंग के बारे में आपको पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं। कोशिका विज्ञान क्या है। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका संरचना, कोशिका की कार्य, कोशिका के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका क्या है, सेल्स क्या है, हम इसे अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे भवन के निर्माण के लिए सबसे जरूरी चीज ईंट होती है। एक एक ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण करती है और कई सारे दीवारें मिलकर एक कमरे का निर्माण करते हैं और जब बहुत सारे कमरे मिल जाते हैं तब एक भवन का निर्माण होता है। इसी प्रकार कोशिका होती है। कोशिका की बहुत संख्या से ऊतक का निर्माण होता है एवं बहुत ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, ये हमने आपको दिखाया है। और बहुत सारे अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है और बहुत सारे जब अंग तंत्र मिल जाते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ये सारे तंत्र मिल जाते हैं तब जाके मानव शरीर का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पहली कोशिका कॉर्क, जो कि मृत कोशिका थी, की खोज की। इसलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। यह सेल्स का चित्र है, फिगर है। हम अपने आप को हटा देते हैं जिससे आप अच्छे से देख सकें। एनिमल सेल्स का हमने आपको चित्र दिखाया है, जिसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन है। और बाकी जो फिगर दिखाया गया है, इस फिगर के अंतर्गत जो जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनका हम बहुत ही अच्छी से अध्ययन आगे करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक नामक व्यक्ति ने जीवित कोशिका जैसे बैक्टीरिया एवं मानव शुक्राणु, स्पर्म की खोज की। इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब मेन जानने वाली चीज यही है कि हम अंतर पैदा करेंगे, अंतर से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाता है कि कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा गया है, जबकि जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक को कहा गया है। ये ध्यान रखना है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। हम आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं कि जो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, हम उसको ध्यान देते हैं। ब्रह्मांड पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका, ब्रह्मांड पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरॉन निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका ग्रेनुल कोशिका होती है, जो कि ब्रेन में पाई जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने बताया है पहले, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम होता है। सबसे छोटी कोशिका ग्रेनुल कोशिका, जो कि ब्रेन में पाई जाती है, यह मानव शरीर की कोशिका है।
सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु फीमेल एग होता है। अब फिर से अंतर अंतर देखना है हमको कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होती है। कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। कोशिका की संरचना के अध्ययन के लिए हमने कोशिका को 3 भागों में बांटा है। एक है कोशिका झिल्ली, एक है सबसे पहले है कोशिका भित्ति, फिर है कोशिका झिल्ली, थर्ड है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। हम देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह कोशिका का सबसे बाहरी लेयर होती है। इसके बाद कोशिका भित्ति के बाद जो लेयर पाई जाती है वह कोशिका झिल्ली कहलाती है। शायद आपको गलत बता दिया, फिर से बताते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल जो कोशिका की सबसे बाहरी लेयर होती है वह कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति के अंदर जो लेयर होती है वह कोशिका झिल्ली कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरा, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी पाया जाता है वह जीव द्रव्य के अंतर्गत आता है, प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है। यही आप देखिएगा क्या क्या पाया जाता है। और जीव द्रव्य को हमने 2 भागों में बांटा है, एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और दूसरा है केंद्रक न्यूक्लियस। यह फिगर में देखिए, यह न्यूक्लियस है और बाकी जो कोशिका द्रव्य है ये आपको दिख रहा है, यह कोशिका द्रव्य है जिसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये फिगर बना हुआ है, लवक, लाइसोसोम, गोल्गी राइबोसोम, अंतःपर्दयी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तारककाय और सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज। हम इनका अध्ययन 1 बाय 1 आगे करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाहर पाई जाती है, कौन सी मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होती है। तो हमें याद रखना है कि सेल वॉल वॉल को सिर्फ हिंदी में दीवार कहते हैं, और जो दीवार होती है, घर की बाउंड्री वॉल होती है, दीवार हमेशा बाहर होती है। ऐसा ही हमको याद रखना है कि कोशिका भित्ति सेल वॉल हमेशा सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, सबसे बाहरी लेयर है। इसके बाद जो लेयर पाई जाती है वह कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को हम पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वान एवं स्लाइडेन ने किया था। इसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक एवं सूक्ष्म इकाई कहा जाता है। अपवाद विषाणु, इसमें कोशिका नहीं होती है। फिर से आप इस लाइन को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस ब्रह्मांड के सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम भी कोशिका से मिलकर बने हैं, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं सूक्ष्म इकाई कहा गया है। अपवाद विषाणु, विषाणु एक जीव है, प्लांट्स नहीं है, याद रखिएगा। विषाणु वायरस जैसे कोरोना वायरस, यह एक जीव के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, यही अपवाद है। इकलौता एक ही वायरस है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, किंतु जीव के अंतर्गत आता है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए समस्त जैविक प्रक्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही की जाती हैं, इसलिए कोशिकाओं को जीवन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जैसे हमारा शरीर, समस्त जैविक प्रक्रियाएं जैसे खाना खाना, श्वास लेना, यह सब कोशिकाओं के द्वारा ही की जाती हैं, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा गया है। तीसरी लाइन देखते हैं। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा होती है। जैसे हमारे अंदर जो कोशिका बनी, तो उसकी उत्पत्ति का कारण, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, गिर गए, हमको चोट लग गई है, चोट लगने के बाद हमारे अंदर रिकवरी के लिए सेल्स बनती हैं, और जैसे खून बह रहा होता है तो खून बहना बंद हो जाता है।
तो जो नई कोशिकाएं बन रही हैं उसका कारण यही है, उसका कारण है पूर्ववर्ती कोशिकाएं, यानी कि जो हमारे शरीर में पहले से कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं के कारण से नई कोशिकाएं बनती हैं। इसको एक वैज्ञानिक रहे हैं रोडोल्फ वर्चो, उन्होंने कहा है ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल सेल्स आर बोर्न फ्रॉम प्रीवियस सेल्स। चौथा पॉइंट है सभी जीव अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करते हैं। सभी जीव, हम अपना ही उदाहरण देते हैं, जब हमारी उत्पत्ति हुई थी, मानव शरीर की उत्पत्ति होती है तो एक कोशिका से ही होती है, आप जानते ही हैं। बाकी जो हमारे शरीर में जाइगोट बनता है, काफी प्रोसेस होती है, इसका अध्ययन हम आगे एक अलग ही चैप्टर करेंगे, तब आपको बताएंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। सभी जीव अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका से करते हैं, और जब एक कोशिका से कई कोशिकाएं बनती हैं तो धीरे धीरे मानव शरीर बन जाता है। यही सभी प्रकार के जीव में है, जैसे आप चाहे कुत्ता को ले लीजिए, चाहे आप बिल्ली को ले लीजिए, चाहे आप शेर को ले लीजिए, सभी जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई थी। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका की संरचना। इसमें से पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, हमने आपको बता भी दी है, यह केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखने वाली लाइन है। कोशिका भित्ति एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक प्रकार की मृत तथा पारगम ट्रांसपेरेंट झिल्ली है। यह निम्नलिखित तीन परतों से मिलकर बनी होती है, एक आउटर सेल वॉल, दूसरा मिडल सेल वॉल, तीसरा इनर सेल वॉल। अब इंपोर्टेंट लाइन है कि आखिर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये आपको याद रखना है, हमेशा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, चार ऑप्शन दे देंगे कि म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, एक्टिन, काइटिन। तो आपको बताना है पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। यह बैक्टीरिया थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, वह वनस्पति के अंतर्गत आता है। आप ये देखिए कि बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु वनस्पति के अंतर्गत आता है, यह जीव के अंतर्गत नहीं आता है। और थैलोफाइटा, जो कि वनस्पति वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग है, थैलोफाइटा, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, और हमने आपको बता ही दिया कि यह वनस्पति के अंतर्गत आता है, जीव के अंतर्गत नहीं आता है। शैवालों की कोशिका भित्ति पेक्टिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। कुछ हम याद रख लेंगे कि शैवाल को पैक कर दिया है, शैवाल का पैकेट है, ऐसा याद रखेंगे जिससे भविष्य में याद रहे। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और लिग्निन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। इसको याद करने के लिए हम कवक का सबसे पहला वर्ड जो का है, और काइटिन का ही सबसे पहला वर्ड का है, तो हम इसको रिलेट करेंगे, कवक काइटिन, का और का। अब इसका हमने फिगर बनाया है, 2D स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ जाएगा। यह सेल्स है, सपोज यह सेल्स है, सेल्स की सबसे बाहरी लेयर है यह सेल वॉल, जो कि केवल पौधों में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। और सेल वॉल के अंदर जो लेयर पाई जाती है, यह लेयर आप देख रहे होंगे जहां पर हमारा कर्सर घूम रहा है, यह लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाई जाती है। रही बात सेल मेम्ब्रेन की, तो इसका अध्ययन हम अगली पीपीटी में करते हैं। यह है उसका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह पौधों और जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। हमने आपको बताया है, हमने आपको बताया है कि कोशिका झिल्ली
यह पौधों और जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। यह जीवित और अर्धपारगम सेमी पेरिमेबल झिल्ली होती है। यह फॉस्फेट और प्रोटीन के दोहरे आवरण बाई लेयर से मिलकर बना होता है। आप फिगर में देख लीजिए, जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं अंदर की ओर, यह है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और जो मैं बाहर की ओर दिखा रहा हूं, यह है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये मैंने आपको आगे बता भी दिया है, लेकिन फिर से दोहरा देते हैं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, वॉल को हिंदी में दीवार कहते हैं। और हमारे घर की जो दीवार होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है, हमेशा सबसे बाहरी होती है। जो बाउंड्री वॉल होती है घर के सबसे बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार सेल वॉल है, जो सबसे बाहरी लेयर है, उसे सेल वॉल कहते हैं। आगे देखते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। हाँ, अपने आप को हटा देते हैं, नहीं वो आपको फिगर नहीं दिखेगा। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य व केंद्रक को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। आप सेल्स का स्ट्रक्चर देखिए, यह केंद्रक है, जो मैं कैसर घुमा रहा हूं। और केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इसके केंद्रक के और कोशिका द्रव्य के संयुक्त रूप को जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने इसका नाम सार्कोड रखा, जो जीव द्रव्य का सबसे पुराना नाम था। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य व केंद्रक को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। आप चित्र में देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यह कोशिका द्रव्य है, जहां पर मैं कर्सर कर रहा हूं, यह कोशिका द्रव्य है, जबकि यह केंद्रक है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि ये सारा का सारा पार्ट्स जीव द्रव्य के अंतर्गत आता है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने इसका नाम सार्कोड रखा, जो जीव द्रव्य का सबसे पुराना नाम था। पुरकिंजी नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया, और एक नए वैज्ञानिक आए, टी.एस. हसले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया, तथा इन्होंने बताया जीव द्रव्य के बिना जीवन असंभव है। जीव द्रव्य का निर्माण कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जीव द्रव्य का निर्माण कोशिका द्रव्य है। यह आपको दिख रहा है, ये सारा कोशिका द्रव्य है। और केंद्रक, ये सेंटर, केंद्रक से होता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकाओं के विभिन्न अंग बिखरे होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लवक पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है, और अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कारक का सेंट्रोसोम पाया जाता है, सूक्ष्म का माइक्रोबॉडीज पाए जाते हैं। अब इनका अध्ययन हम आगे 1 by 1 विस्तृत रूप से करेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही अच्छा कोशिकांग है, और प्रश्न भी अच्छे खासे बनते हैं इससे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकन ने किया, कीटों की रेखित पेशियों में किया। एक नए वैज्ञानिक आए, ऑल्टमैन। ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम बायोब्लास्ट रख दिया। खोज कोलिकन ने किया था, लेकिन इसका नाम बायोब्लास्ट रख दिया ऑल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सी वेंडा ने किया। एक नए वैज्ञानिक आए, सी वेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दो परतों से घिरी संरचना है,
इसका बाह्य परत चिकना होता है, जबकि इसका आंतरिक परत अंदर की ओर मुड़कर उंगली के समान संरचना का निर्माण करता है। इसे क्रिस्टी कहते हैं। आप फिगर में देखिएगा, दो परतों से बना हुआ संरचना है। एक यह परत हो गई है जो दिख रही है आपको, सबसे बाहरी लेयर, ये दिखाया गया है आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन दिखाया गया है जो उंगली के समान मुड़ी हुई, देखिएगा जहां जहां कहीं कहीं उंगली के समान मुड़ी हुई है, ऐसे ऐसे। इसके बाद यह उंगली से के समान मुड़ी हुई संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। इसको क्रिस्टी कहते हैं, उंगली के समान जो संरचना मुड़ी हुई है। अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टी की सतह पर कई गोलाकार सूक्ष्म संरचना उपस्थित होता है, जिसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। आप देखिएगा, यह है F1 पार्टिकल। क्रिस्टी की सतह पे देखो कितने सूक्ष्म संरचना है, जिसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कैसे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, ये देखिएगा। ऑक्सीसोम के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन होता है तथा ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अब आप समझ रहे हैं, तो ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। यह ऑक्सीजन का संवहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यहां से वहां ले जाते हैं ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिलता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एटीपी के एक अणु में फॉस्फेट का 3 अणु जुड़ा होता है। आप केमिकल रिएक्शन देखिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन जाता है O2 तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी के एक अणु में फॉस्फेट का 3 अणु जुड़ा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एटीपी शब्द का प्रयोग लोहमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था तथा इन्होंने एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा था। अगली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल स्ट्रैंड, एक सूत्री एवं नग्न नेक्ड डीएनए उपस्थित होता है, अर्थात इसमें डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ये पीसीएस में से एक बार क्वेश्चन आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है या नहीं, तो आपको उत्तर देना है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए प्रेजेंट होने के कारण यह सोगड़ क्षमता, सेल्फ डुप्लीकेटिंग कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए इसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहा जाता है। सोगड़ क्षमता, यह सोगड़ क्षमता ऐसा होता है जैसे हमारी बॉडी का कोई अंग है, मान लो हाथ है, इसको काट दिया जाता है, पैर है, इसको काट दिया जाता है, तो यह दोबारा नहीं बनता है। एक बार काट दिया यानी कि अलग हो गया। जबकि डीएनए प्रेजेंट होने के कारण इसमें सोगड़ क्षमता होती है, यानी कि अपना डुप्लीकेट बना लेते हैं यह, इसलिए इसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। वर्किंग प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियाविधि क्या है, आओ हम देखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे, बस आपको सुनना है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम के द्वारा, हमने आपको बताया ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल के द्वारा O2 का संवहन होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। आपको केमिकल रिएक्शन बताई है, ग्लूकोज का उसमें ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होती है और यह एनर्जी एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है।
इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। हम आगे देखते हैं लवक प्लास्टिड्स क्या है। इसकी खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। लवक केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, यह जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है कि लवक पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, यह एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। लवक निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। एक अवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह इसका प्लास्टिक का फिगर है, इसे हम देख लेंगे, बाकी आगे हम देखेंगे जब इसके छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करेंगे तब देखेंगे। अवर्डी लवक को देखते हैं। अवर्डी लवक आप नाम से ही देख रहे हैं, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे अवर्डी, जिसमें वर्ण रंग ना हो, यह पौधों के रंगीन नहीं है, गलत हो गया है, यह पौधों के रंगहीन भागों, ऐसा देखिए आप, जैसे ये लिखा है रंगीन नहीं है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं रंगहीन भागों में पाया जाता है। यह पौधों के रंगहीन भागों, कलरलेस भागों में पाया जाता है, जैसे जड़ और तने में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होता है। एमाइलोप्लास्ट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, प्रोटीन का संग्रह करता है प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में, ऑयल फैट्स का संग्रह करता है ओलिगोप्लास्ट के रूप में। वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट, जैसे नाम से दिख रहा है वर्डी लवक, जिनमें बरड़ हो, जिसमें रंग हो, यह पौधों की रंगीन भागों में पाया जाता है, पुष्प और फलों में पाया जाता है। का प्रमुख कार्य पौधों को रंग प्रदान करना होता है। टमाटर का लाल रंग ल्यूकोपेन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का लाल रंग बेटानिन के कारण होता है। इसे याद करने की ट्रिक है, बेटा चुकंदर खा लो। एक पिता अपने बेटा से कहता है बेटा चुकंदर खा लो, बेटा से बेटानिन, चुकंदर से चुकंदर। चुकंदर से खून, अगर किसी को खून की कमी हो जाती है तो वह चुकंदर खाता है, जिससे खून की पूर्ति हो जाती है। बैगनी बैगन का बैगनी रंग जैंथोसाइनिन के कारण होता है। जी आपको याद करना पड़ेगा, और इसके लिए ट्रिक बाकी हम एक अलग वीडियो बना देंगे, तो आप याद कर लीजिए। हरित लवक, हरित लवक की खोज सिंपल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं शैम्पू से। नाम टफ है, ऑब्जेक्टिव में आता है, सिंपल आएगा तो आप शैम्पू आपके माइंड में रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप उसको ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे। हरित लवक पौधों के हरे भागों जैसे पत्तियों में पाया जाता है। पौधों में हरे रंग का वर्णक उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हरित लवक को कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल्स कहा जाता है। उच्च कोटि के पौधों की कोशिकाओं में 20 से 40 हरित लवक उपस्थित होते हैं। हरित लवक 2 परतों से घिरी संरचना है तथा इसके अंदर के संपूर्ण भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह हरित लवक है, इसके संपूर्ण भाग को, ये संपूर्ण भाग है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कई सिक्कों के समान संरचना पाई जाती है। ये आप सिक्कों की समान संरचना देखिए,
इन सिक्कों की समान संरचना को थैलेक्वाइड्स कहते हैं। इसकी खोज मंकी नामक वैज्ञानिक ने किया है। थैलेक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से बनी संरचना को ग्रेनम कहते हैं। ये आप संरचना देखिए, थैलेक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार की संरचना को ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम के ऊपर 80 से 140 सूक्ष्म गोलाकार संरचना पाई जाती है, इसे क्वांटसोम कहते हैं। आप क्वांटसोम देखिएगा, यह ग्रेनम है, यह ग्रेनम हुआ पूरा। इसके ऊपर बहुत ही सूक्ष्म एवं गोलाकार संरचना पाई जाती है, बहुत बारीक पाई जाती है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है ग्रेनम्स के ऊपर, जिनको हम क्वांटसोम कहते हैं। तथा प्रत्येक क्वांटसोम में क्लोरोफिल के 230 अणु उपस्थित होते हैं। इसलिए क्वांटसोम को प्रकाश संश्लेषण इकाई यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्वांटसोम की खोज पार्क वेगन्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। पौधों में लगभग 4 से 6% क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों में मुक्त दो प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए 75%, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी 25%। ए अनुपात बी 3:1 में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, ये क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल जंतुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के समान होता है। क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम नामक धातु हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन नामक धातु के समान होता है। आप हमारे जो बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें एक धातु पाई जाती है आयरन। इसी प्रकार क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है, वो है मैग्नीशियम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बनते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक की ग्रेनम में होती है। ये हमने आपको बताया था, यह ग्रेनम है, यह ग्रेनम। इस सिक्कों के समान बहुत सारी सिक्के जब मिल जाते हैं तो उसको ग्रेनम कहते हैं। स्टिक ऑफ थैलेक्वाइड्स। जबकि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया हरित लवक स्ट्रोमा भाग में होती है। यह स्ट्रोमा भाग है, संपूर्ण भाग, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। अगर अंधकार अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। अगली लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरित लवक में रूबेस्को नामक एंजाइम पाया जाता है, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। हरित लवक में भी डीएनए उपस्थित होने के कारण से अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है, इसलिए दोनों को अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल जंतुओं में पाया जाता है। लवक केवल प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम केवल जंतुओं में पाया जाता है। लाइसोसोम को डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया। लाइसोसोम एक परत से घिरी संरचना है। इसका प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जैसे हाइड्रोलिसिस, कैटालिसिस, एंडोन्यूक्लियोलाइसिस का निर्माण करना होता है। भोजन की अनुपस्थिति में लाइसोसोम के द्वारा बनने वाला ये एंजाइम लाइसोसोम का ही विखंडन करने लगते हैं। यह घटना सोलैन ऑटोलिसिस कहलाती है। यही कारण है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। भोजन की जब तक उपस्थिति होती है, भोजन मिलता रहता है, यह एंजाइम का निर्माण करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही भोजन अनुपस्थित होता है, यह लाइसोसोम को ही अपना भोजन बनाने लगते हैं और अपना ही विघटन करने लगते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। गोल्जी का है, इसकी खोज कैमलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने बिल्ली की कोशिकाओं में किया था। अब ट्रिक है कैमलो गोल्जी की, कामिलो गोल्जी। अगर हम इसको तोड़ देंगे, कहाँ मिलो गोल्जी, कहीं ना कहीं अगर हम तोड़ने से थोड़ा याद हो रहा है, लेट हो रहा है, कहाँ मिलो गोल्जी। और इसका लास्ट में
नाम है गोल्जी, तो गोल्जी काय की ही खोज की थी इन्होंने, इन्हीं के नाम पर इस कोशिकांग का नाम गोल्जी काय रखा गया। पौधों में गोल्जी काय को डिप्टियोसोम कहा जाता है तथा डिप्टियोसोम शब्द का प्रयोग पेरोंसिटो नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थ का श्रावण करना होता है। गोल्जी बॉडी आवश्यक पदार्थ को संग्रहित करता है तथा अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी बॉडी शुक्राणु स्पर्म के अग्रपिंडक एक्सोसोम का निर्माण करता है, जो निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोल्जी बॉडी कोशिका भित्ति, सेल वॉल और लाइसोसोम का निर्माण करता है। आप लोग यह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर है। यह कोशिका है, यह कोशिका का केंद्रक है। यह आपको हरी संरचना दिख रही है, यह गोल्जी बॉडी है। इसी को यहाँ पर जूम करके दिखाया है। अगला कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है। हमने आपको बताया था कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग हरित लवक होता है, जबकि सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। पौधों में इसकी खोज रॉबिन्सन ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब रॉबिन्सन ब्राउन, तो रॉबिन्सन में आर आर आ रहा है शुरुआत में, राइबोसोम में भी आर है, रा से ही स्टार्ट हुए हैं दोनों। जो उनके खोज करता है वो भी रा से स्टार्ट हुआ है, का नाम भी रा से, तो ऐसे में इससे रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। जबकि जंतुओं में इसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। कोशिकाओं में राइबोसोम अंतःप्रदेय जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाया जाता है। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम दो प्रकार की होती है, एक 70S राइबोसोम, दूसरी 80S राइबोसोम। हियर एस अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। आप इस सेल्स देख रहे हैं, सेल्स का 3D स्ट्रक्चर है, हमने आपको बताया था, हरा हरा ये दिख रहा है, यह गोल्जी बॉडी है, ये जो हरा हरा दिख रहा है। लेकिन सेंटर को केंद्रक को सपोर्ट देने के लिए एक संरचना है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इस रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं। देखिएगा ये पार्टिकल छोटे छोटे। बाकी आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रदेयी जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोज की थी KR पोर्टर। पोर्टर नाम बहुत टफ है, याद नहीं होगा, तो सिम पोर्ट कर रहे हैं। आजकल सिम बहुत पोर्ट हो रही हैं जियो टू BSNL, क्योंकि जियो ने रेट महंगे कर दिए हैं। BSNL के रेट आज भी वही चल रहे हैं जो बहुत दिनों से चल रहे थे। हम इसको याद कर सकते हैं, ये पोर्टर मीन्स सिम पोर्ट करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका, दूसरी खुरदरी अंतःप्रदेयी जालिका। चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका को अंग्रेजी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इस शॉर्ट में SER कहते हैं। खुरदरी खुरदरी अंतःप्रदेयी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। चिकनी अंतःप्रदेयी जालिका की सतह पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनकी सतह चिकनी होती है, जबकि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, इसलिए इनकी सतह खुरदरी होती है। आप फिगर में देखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसीलिए खुरदरी होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पर कुछ नहीं पाया जाता, इसलिए चिकनी होती है।
याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के कण राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़े होते हैं। ये हमें याद रखना है कि राइबोसोम के कण कौन से प्रोटीन की सहायता से, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़े होते हैं। एसईआर कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जबकि आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं को सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है। कोशिकाओं को सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है। अब आप उदाहरण से देखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर को सहारा प्रदान करने के लिए कंकाल तंतु होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, वह हमारे शरीर को एक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसी प्रकार कोशिका के अंदर कोशिकाओं को भी यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों ही यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त प्रोटीन का भी निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, जबकि यह प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। कोशिकाओं को सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है। अगला कोशिकांग है तारककाय सेंट्रोसोम। इसकी खोज वॉबरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम केवल जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, यह प्लांट की सेल में नहीं पाया जाता है। तारककाय का प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन में सहायता करना होता है। हर सेल्स में कोशिका का विभाजन होता है, इससे नई सेल्स बनती हैं। तो यह सेल्स को कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है उसमें यह सहायता प्रदान करता है। आप देख सकते हैं यह सेल्स का 3D स्ट्रक्चर है। इसमें सेंट्रोसोम दिखाया गया है, यह जो सेंट्रोसोम है। रिक्तकाएं वोक्यूल्स केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती हैं, परंतु अगर उपस्थित होती हैं तो अत्यंत सूक्ष्म एवं अल्प विकसित होते हैं। रिक्तकाओं का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता है तथा ये रिक्तकाएं जो भोजन का संग्रह करती हैं उन्हें खाद्य रिक्तता फूड वैक्यूल्स कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है, अमीबा में संकुचनशील रिक्तका कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स पाया जाता है, जो उत्सर्जन में या जल की अधिकांश मात्रा को बाहर निकालने में सहायता करता है। ये आप देख रहे हैं सेल्स का स्ट्रक्चर है। इसमें यह जो स्ट्रक्चर बताया गया है यह रिक्तकाओं का स्ट्रक्चर है। एक यहाँ पे दिखाया गया है, एक यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी यह माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यह जो आप देख रहे हैं यह केंद्रक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब फिर से आ गया है जंतु तथा पादप कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। हमने जंतु कोशिका, पादप कोशिका काफी कुछ पढ़ लिया है। अब यह अंतर आप खुद बताएंगे। सबसे पहला, इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि कोशिका भित्ति एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक एब्सेंट होता है, जंतुओं में हरित लवक एब्सेंट होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में हरित लवक प्रेजेंट होता है। ये भी हम आपको आगे बता चुके हैं। यह परपोषी होते हैं, यह स्वपोषी होते हैं। चौथा अंतर है, इसमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, जबकि पादप में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। पांचवा अंतर है, इसमें तंत्र का तंत्र उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है, तंत्र का तंत्र अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है।
ये भी हम आपको आगे बता चुके हैं। इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि होती क्या है? जैसे हमारा शरीर है, दुर्घटना हो जाती है, हाथ पैर टूट जाता है, तो दोबारा नहीं बनेगा, ना ही दोबारा उगेगा। जबकि पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है। अगर पौधे के कोई तना को एक बार काट दिया जाए तो वह दोबारा से उगाएगा। यही क्वालिटी ही द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। हम केंद्रक पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट में एक पीपीटी और है और खत्म होने की ओर है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है केंद्रक। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कार्योलॉजी कहलाता है। कार्योलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्यंस और लॉजस। कार्यंस का मतलब होता है न्यूक्लियस और लॉजिस का अर्थ होता है स्टडी। न्यूक्लियस की स्टडी, कार्योलॉजी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमने आपको बताया था सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस कोशिकाओं के समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक, सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द सेल्स कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, इसी प्रकार कोशिका में केंद्रक समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द सेल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के निम्नलिखित चार भाग होते हैं। एक होता है केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल होता है। आप इसमें देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यह इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं हमारा केसर कहाँ जा रहा है, जो द्रव्य पाया जाता है वह केंद्रक द्रव्य कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तीसरा क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन फाइबर, आप ये देख रहे हैं फिगर, इसी को बाद में गुणसूत्र कहते हैं, इन्हीं को बाद में गुणसूत्र कहते हैं। केंद्र का न्यूक्लियस, यह राइबोसोम का निर्माण करता है। यह है केंद्रिका है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। न्यूक्लियस के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। अंत में हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर देखते हैं। तो यहां से देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में प्रो से रिलेट करेंगे हम पुरानी कोशिका। प्रो, प्रो मीन्स पुरानी कोशिका, यह ट्रैक है, यह एक प्रकार की पुरानी कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक की ट्रैक है, यह एक प्रकार की नई कोशिका होती है। पहला दोनों के बीच डिफरेंट है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक या तो अल्प विकसित है या अनुपस्थित है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें कोशिकाओं के विभिन्न अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम आदि अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये पुरानी सेल्स हैं, इसमें ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल, इसमें यह सभी अंग उपस्थित होते हैं। इसमें थर्ड अंतर है इन दोनों के बीच में कि इसमें डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि इसमें डीएनए, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। चौथा अंतर है, इसमें डीएनए नग्न होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन का आवरण होता है। पांचवा अंतर है, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल्स में इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। छठवां एवं लास्ट डिफरेंस है,
इसमें कोशिका का विभाजन असूत्री विभाजन रिंकुस विधि द्वारा होता है। यह यह जो असूत्री विभाजन है यह निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो अमीबा पैरामेसियम आता है, इनमें भी असूत्री विभाजन होता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल, इसमें कोशिका का विभाजन सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह उच्च कोटि के जीव में पाया जाता है, जैसे मनुष्य, हमारे अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वह यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। देख रहे हैं दोस्त, हमारे अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वह यूकेरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, जबकि जो निम्न कोटि के जीव होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। बाकी असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन, यह हम अगले वीडियो में विस्तार से इसका चर्चा करेंगे और इनसे बनने वाले जो भी प्रश्न है उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो करिए, लाइक करिए। थैंक यू।